वालेकुम बच्चों। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रेसिमाइजेशन। तो जो रेसिमाइजेशन है ये बहुत ही एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। रेसिमाइजेशन क्या होता है? देखिए, हम लोगों ने रेसिमिक मिक्सचर का एक पार्ट पढ़ा था, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के वीडियो नंबर 2 के अंदर। वो आप लोग सर्च कर सकते हो या फिर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप जाके उसे देख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि रेसिमिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो एक बार हम लोग उस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ किसका, लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, CHOH और CH3, ठीक है। ये होता है मेरे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। अब मुझे इसके रेसिमिक मिक्सचर यानी मेरे को बेसिकली इसके इनैंशियोमर्स बनाने हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरा किराल कार्बन चाहिए होगा। ये मेरा किराल कार्बन है, इससे जुड़े चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं लूँगी मेरा किराल कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन के वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैं ग्रुप्स को अटैच करूँगी। तो मैं एक बात जानती हूँ कि वर्टिकल प्लेन पे हमेशा कार्बन वाले ग्रुप आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखूँगी COOH को और यहाँ मैं रख दूँगी CH3 को, दोनों कार्बन वाले ग्रुप्स हो गए। अब बच गया पीछे हाइड्रोजन और OH। तो यहाँ मैंने रख दिया OH, यहाँ मैंने रख दिया हाइड्रोजन। आई बात समझ में? अब मैंने इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो एक मिरर रखेंगे इसके सामने। मिरर इमेज के लिए हमें करना ये होता है कि हमारा कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ वर्टिकल प्लेन एज इट इज़ ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये मैंने एज इट इज़ ड्रॉ कर दिया। ये दोनों जो ग्रुप्स हैं इन दोनों की पोजीशन को स्विच कर दो। तो ये पोजीशन यहाँ OH और हाइड्रोजन की पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी। तो OH यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गई, ये बन गई इसकी मिरर इमेज, ओके। अब मुझे करना ये है कि मुझे इसका रोटेशन देखना है। किसका रोटेशन? कि ये कंपाउंड PPL को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं ग्रुप्स को नंबरिंग दूंगी। तो ये मेरा OH ग्रुप है, ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है और ये COH है। किसको नंबरिंग देंगे हम लोग? OH को। तो इसको मिला फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब सेकंड नंबर हम किसको देंगे? COOH को, CH3 को या H को। तो H को तो मैं जानती हूँ इसको फोर्थ नंबर ही मिलेगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है दोनों कार्बन के रेस्पेक्टिवली। तो इसको तो मैंने फोर्थ नंबर दे दिया। अब बचा सेकंड और थर्ड, है ना। तो सेकंड किसको देना है, थर्ड किसको देना है? देखिए, हम लोग पहले के वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रायोरिटी अगर फर्स्ट ग्रुप सेम हो तो सेकंड ग्रुप को देखो। तो यहाँ COH है और अगर मैं CH3 को ओपन करूँ तो कैसे है, ये CH, H और H, है ना। तो कार्बन कार्बन तो सेम हो गए। सेकेंड एटम देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? ऑक्सीजन का। तो सेकंड प्रायोरिटी जो मतलब इन दोनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसको, यानी इसको मिलेगा सेकंड नंबर और CH3 को मिल जाएगा हमारा थर्ड नंबर। अब रोटेशन कैसे होता है? 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ। तो 1 से 2 और ये 2 से 3 की तरफ जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में है ये रोटेशन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये लीवो रोटेटरी है, इसलिए इसके आगे मैं लिखाऊंगी स्मॉल l। और क्या नाम है इस कंपाउंड का? लैक्टिक एसिड। तो ये है L लैक्टिक एसिड। सिमिलरली नंबरिंग यहाँ पे सेम ही रही ग्रुप्स की। तो OH को फर्स्ट, COH को सेकेंड, CH3 को थर्ड और हाइड्रोजन को फोर्थ। इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो मैं इसके नाम के आगे लगाऊंगी स्मॉल d और फिर लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो हमारा लैक्टिक एसिड कंपाउंड है इसमें दो टाइप के अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं। एक अरेंजमेंट PPL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब हमने बात करी थी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनैंशियोमर्स हैं। इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और सेम है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ अपोजिट है। लेकिन हमने एक और बात कही थी कि जब वह किसी कंपाउंड के अंदर L फॉर्म और D फॉर्म दोनों इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट हो, यानी कि जो हमारा कंपाउंड है वो D और L का इक्विमोलर मिक्सचर हो, उसके अंदर जितने D टाइप के अरेंजमेंट प्रेजेंट होंगे उतने ही L टाइप के अरेंजमेंट प्रेजेंट होंगे, तब क्या होगा? तब हमारा कंपाउंड कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा कि D जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में PPL को रोटेट करवाएगा, L एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करवाएगा। तो होगा ये
कि जो ओवरऑल कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल लाइट किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगी। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास में ये एल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये रोटेट कर रहा है पीपीएल को, और डी है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी रोटेट कर रहा है पीपीएल को। लेकिन जब ये लोग इक्विमोलर मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर? इक्विमोलर मिक्सचर, तब क्या होगा? तब ये दोनों हो जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, या कह सकते हैं ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों मिलकर कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देंगे। कंपाउंड पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करेगा। ये बात आई समझ कि ये होता है रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब रेसिमाइजेशन क्या होता है भाई? रेसिमाइजेशन के अंदर होता ये है कि हमारे पास में एल लैक्टिक एसिड है, ये डी लैक्टिक एसिड है, और इन दोनों का जो रेसिमिक मिक्सचर है, मैं कहाँ पे लिखती हूँ, चलिए यहाँ लिख देते हैं। मान लो ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इन दोनों का जो रेसिमिक मिक्सचर है वो कहलाएगा डी एल लैक्टिक एसिड। ये सिंबल याद रखें, ठीक है। ये जो मैंने डी एल लैक्टिक एसिड लिखा है, कि लैक्टिक एसिड के आगे मैंने डी और एल दोनों लगाए हैं। देखो यहाँ मैंने सिर्फ एल लगाया था, दैट मीन्स ये लीवो रोटेटरी वाला अरेंजमेंट है, और यहाँ मैंने सिर्फ डी लगाया था, यानी ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पे मैंने डी एल दोनों लगा दिया, इसका मतलब लैक्टिक एसिड के अंदर डी और एल दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, और जब वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तब वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाएंगे। यानी कि किसी भी अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड हो, उसके आगे डी एल लगा रखा है, दैट मीन्स वो डिनोट करता है कि यहाँ पे जो कंपाउंड है ये रेसिमिक मिक्सचर की बात कर रहा है, इस कंपाउंड के रेसिमिक मिक्सचर की। आई बात समझ में? तो एल लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव, डी लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन डी एल लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और रेसिमाइजेशन क्या होता है? रेसिमाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम लोग हमारे एल लैक्टिक एसिड या फिर हमारे डी एल लैक्टिक एसिड को डी एल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली सिर्फ लैक्टिक एसिड पे अप्लाई नहीं होता, हमारा जो डी फॉर्म है और हमारा जो एल फॉर्म है, इनको हम लोग डी एल रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे रेसिमाइजेशन बोलते हैं। सिंपल सी बात। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग एक बार, और एक अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरह हम लोग इनैंशियोमर्स को रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो देखो, रेसिमाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस बाय which we convert D or L enantiomer into DL racemic mixture. Is known as रेसिमाइजेशन। क्या होता है रेसिमाइजेशन? कि हमारे पास में डी इनैंशियोमर होगा, यानी वो वाला अरेंजमेंट होगा जिसमें हमारा जो पीपीएल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, और एल इनैंशियोमर भी होगा हमारे पास में। तो मैं डी लूँ या मैं एल लूँ और इनको मैं कन्वर्ट कर दूँ डी एल के अंदर, यानी कि मेरे पास में एक डी इनैंशियोमर है जिसको मैं प्लस से भी डिनोट करती हूँ। उसको बताऊंगी मैं अगले वीडियो के अंदर कि डी को हम लोग प्लस से क्यों डिनोट कर देते हैं, है ना। इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ डी एल के अंदर, या फिर मेरे पास में एक एल है जिसे माइनस से डिनोट करती हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ डी एल के अंदर। ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको हम लोग रेसिमाइजेशन बोलते हैं। यानी हम लोग एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं। आई बात समझ में? बड़ी सिंपल डेफिनेशन थी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह हम लोग कर पाते हैं ऐसा। वैसे ये टॉपिक ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, पर फिर भी चूँकि ये हमारे कोर्स के अंदर है तो हमें इसको पढ़ना तो चाहिए। तो देखिए मेरे पास में मैं एक एग्जांपल लेती हूँ किसका, 2-chloro-propanoic
एसिड, ठीक है। 2-chloropropanolic एसिड। अब इनका स्ट्रक्चर हमें एक तो IUPAC नेम देख के इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि क्या कह रहा है ये, और हमें IUPAC नेम से स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर को देख के IUPAC नेमिंग देना, ये बहुत ही बेसिक है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो चलो इसके एग्जाम्पल पे हम लोग लेते हैं कि हम लोग किस तरह से किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखो इसको ब्रेक करो, 2-chloro, तो हमें पता है कि ये जो है ये तो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है, या कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये साइड में जुड़ा रहेगा, है ना। मेन है हमारी ये चीज़। अब यहाँ पे प्रॉप है, ये बताएगा हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, और पीछे का जो ये हमारा सफिक्स है ये हमें बताएगा कि कौन सा ग्रुप, कौन सा मेजर ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, जिसके बेसिस पर हम इसे नेम दे रहे हैं। हम उसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ना लेके उसे मेन चेन में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओइक एसिड। अब ओइक एसिड मुझे याद होना चाहिए कि ये है सफिक्स किसका, एसिड्स का, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, यानी मेरे पास COH है, ठीक है। अब ये कह रहा है 3 कार्बन्स है मेरे पास में, तो मुझे एक और बात पता होनी चाहिए कि जब 3 कार्बन्स होते हैं उसके अंदर एसिड का कार्बन भी इंक्लूड होता है, यानी कि ये COH, इसके बाद अब कितने कार्बन्स आने वाले हैं, 2 ही कार्बन्स आने वाले हैं। आ गई बात समझ में। प्रोपेन ओइक एसिड है ना, ओइक एसिड यानी एसिड का भी तो कार्बन है, COH के अंदर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी इस रिंग में हमने इंक्लूड करा है, हमने नंबरिंग यहाँ से करी है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह रखा है और हम अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दें कि भाई 3 कार्बन आ रहे हैं, नहीं। नंबरिंग हम लोग हमेशा COH ग्रुप से करते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो तो वहाँ पे भी CHO ग्रुप से करते हैं। आई बात समझ में। अगर कीटोन हो तो हम उसके अंदर भी C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन इंक्लूड करते हैं। सिर्फ जो दूसरे ग्रुप्स आते हैं हमारे पास में जिनमें कार्बन नहीं होते उनको हम लोग अलग रखते हैं और कार्बन चेन को नंबरिंग देते हैं। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे COH है तो यानी COH में जो C कार्बन है इसको भी हमने इंक्लूड किया है, और ये 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हमारे पास में। अब देखो इसने कहा 2-chloropropanolic एसिड। अब वैसे तो यहाँ से दोनों साइड से नंबरिंग दो तो चलेगा, दोनों साइड से नंबरिंग दोगे, सेकंड नंबर इसको ही मिलना है, लेकिन हमें नंबरिंग फिर भी यहाँ से देनी है। क्यों? क्योंकि COH को हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। तो 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पे इसने कहा 2-chloro, यानी सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है तो क्लोरो जोड़ दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना होता, अब बस वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है। किस कार्बन की वैलेंसी अभी खाली है, तो इसकी खाली पड़ी है, इसकी एक ही वैलेंसी कंप्लीट हुई है, तो 2 हमारे पास कितने और जोड़ने हैं, हमें 3 और जोड़ने पड़ेंगे, CH3, ठीक है। इसकी 3 कंप्लीट हो गई यानी एक और जुड़ेगा H। तो ये स्ट्रक्चर हो गया 2-chloropropanolic एसिड का। सिंपल सी जनरल सी बात मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताई है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इस स्ट्रक्चर को मैं ठीक से ड्रॉ कर देती हूँ। ये है मेरा COH, CH, Cl और ये CH3। मैंने जानबूझ के Cl को इधर लिया है, CH3 को इधर लिया है, बात तो सेम ही है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे इसकी रिएक्शन करानी है वाटर के साथ में। चलो छोटा ले लेते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवा रही हूँ मैं, वाटर के साथ में। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो मैं उसको ओपन करके लिख रही हूँ HOH, H2O हो गया ये, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इसका अंदर ये ब्रेकेज होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो सारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का शिफ्ट है वो किस साइड जाएगा, क्लोरीन के साइड। किस तरफ जाएगा, क्लोरीन के साइड। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो बॉन्ड भी वहीं से ब्रेक होता है जहाँ पे एटम प्रेजेंट हो इलेक्ट्रोनेगेटिव। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होगा वहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। दैट मीन्स मेरा बॉन्ड इधर उधर कहीं से ब्रेक ना होकर यहीं से टूटेगा, ठीक है। क्लोरीन पे बहुत नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो बॉन्ड तोड़ेगा। यहाँ पे HOH है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो OH पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेता है। हाइड्रोजन दानी है तो वो कहता है चल ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूट रहा था तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन तो यही लेके भागेगा। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं तो ये पॉजिटिव चार्ज लेगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दो तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन कंबाइन होकर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब मेरे पास में बीच में एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है। देखो ये कार्बोकैटायन है, जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है ना वहाँ हम उसे कहते हैं कार्बोकैटायन।
कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है चूँकि, तो वो कार्बोकैटायन कहलाया। ठीक है, तो कैसा कार्बोकैटायन है मेरे पास में, COOH, C, ये है हमारा CH3, ये है हाइड्रोजन और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये हमारे पास में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा OH ग्रुप जो था, ये अभी OH नेगेटिव ये अभी पड़ा है मेरे पास में, इसने अभी तक इससे रिएक्ट नहीं किया है, तो ये OH नेगेटिव अब इससे रिएक्ट करेगा। अब ध्यान से देखना, मेरे पास जगह थोड़ी कम पड़ गई है, कोई बात नहीं, मैं नीचे बना दूंगी। ये OH नेगेटिव कहाँ जाएगा भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरपूर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कहेगा चल तू इलेक्ट्रॉन ले ले। तो भाई सिंपल सी बात है, COH है, CH, CH3, OH। एक तो इस तरह से जुड़ेगा ये, लेकिन ये दूसरी तरह से भी जुड़ सकता है। कैसे, ये इधर, ये इधर, ये COH इधर, CH3 इधर और OH इधर। आई बात समझ में, अपोजिट टाइप का हमारी जो है ना इन्वर्ट हो गई, हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो अपोजिट हो गई। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन में इस टाइप का अरेंजमेंट था, लेकिन मैं ये ग्रुप्स इधर भी तो रख सकती हूँ, गलत तो नहीं होगा, कार्बोकैटायन तो कार्बोकैटायन ही बनेगा और ऑक्सीजन फिर आके कार्बन से ही जुड़ना है। यानी कि मेरे पास में एक ये क्या था, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था। आप देख रहे हो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके अंदर जो कार्बन जुड़े हुए चारों ग्रुप्स हैं ना वो डिफरेंट हैं, तो मैं इसको लिख रही हूँ ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जब मैंने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराई और ये मैंने करवाई एक SN1 रिएक्शन, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने करवाई है, जिसके अंदर हमारा जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ग्रुप आके सब्स्टिट्यूट कर देता है। आई बात समझ में, एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल या फिर कैसे हो न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो मैंने देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव मेरे पास में मॉलिक्यूल था, इसकी रिएक्शन जब मैंने करवाई तो मुझे दो टाइप के अरेंजमेंट में मिले मेरे कंपाउंड। ये एक अलग अरेंजमेंट है, ये एक अलग अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट को अगर मैं देखूं तो ये जो अरेंजमेंट है ये मेरा एक D टाइप का अरेंजमेंट है ना। देखो 1 2 या फिर ये जो COH इधर होना चाहिए, हाइड्रोजन इधर होना चाहिए, हम लोग ये बात जानते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा एक अरेंजमेंट है ये मेरा है L टाइप का अरेंजमेंट, और ये वाला जो अरेंजमेंट है ये मेरा D टाइप का अरेंजमेंट। क्या देख रही हूँ मैं, ये कैसा अरेंजमेंट है, L टाइप का अरेंजमेंट, L टाइप अरेंजमेंट, और ये है मेरा D टाइप अरेंजमेंट। और दोनों सेम अमाउंट में बने हैं, यानी कि ये तो क्या हो गया, ये तो रेसिमिक मिक्सचर बन गया, D भी है L भी है और सेम अमाउंट में है। दैट मीन्स हमने एक ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमर को हमने कन्वर्ट कर दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर के अंदर, और ये प्रोसेस कहलाई, ये जो पूरी रिएक्शन हमने करी इसी को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। सिंपल सा टॉपिक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ऑप्टिकली एक्टिव इनैंशियोमर को ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर बनाने की जो प्रोसेस है, DL फॉर्म को D और L फॉर्म को DL बनाने की जो प्रोसेस है ये कहलाती है रेसिमाइजेशन। सिंपल सी बात, ज़्यादा हमने इसको डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश नहीं करी है, जितना हो सका उतना इजीली हम लोगों ने इसको समझ लिया कि हमारे पास में एक ऑप्टिकली एक्टिव था, उसको हमने दो में डिवाइड कर दिया, यानी दो हमें कंपाउंड्स मिले, दो अरेंजमेंट्स मिले, जो कि एक D है दूसरा L है, और दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। आई बात समझ में। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लें। और इससे पहले आइसोमेरिज्म की जो पूरी सीरीज़ चल रही है वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये पूरा टॉपिक इंटर रिलेटेड है। तो पहले वाला नहीं समझेंगे तो आगे वाला समझ नहीं आएगा। तो वो उसका जो पूरा लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे जाके ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच।